हेलो गाइस, वेलकम टू एफजेन अकेडमी। आज हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए जो केमिस्ट्री की अपना सिलेबस चल रहा है उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया था? अपन पढ़ रहे थे इसमें कि एटॉमिक मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या है, तो इन सब के बारे में बात चल रही थी। तो इन सब के बारे में बात चल रही थी, तो अब तक अपन ने देख रखे थे कि जो अपने परमाणु मॉडल देख चुके हैं वो कौन सा था? थॉमसन का था। और बाकी अपन ने डोल्टन के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे होता क्या था। अपन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, तेल बूंद प्रयोग, मेडिकल ऑयल ड्रॉप के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। तो अपन हम नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल है इसमें, एटॉमिक मॉडल। जो दो मॉडल अपन पढ़ेंगे वो है, एक तो है बोर का मॉडल, नील्स बोर का, और एक है रदरफोर्ड मॉडल। पहले अपन देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल। तो जब तक रदरफोर्ड मॉडल आया था ये लगभग 1911 के आसपास है, वर्ल्ड वॉर वन के आसपास की बात है। इस टाइम तक क्या हो रहा था कि लोग अलग अलग नई नई, जैसे अपनी जो केमिस्ट्री है उसका विकास होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे लोगों को मेटल्स, एटम्स, डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ, एटम्स का पता लगने लगा। तो लोगों ने तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि परमाणु के बारे में खोज हो चुकी थी, और परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दो चीजों का पता है। तो यहाँ पे क्या पता लग गया था कि एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन होता है। पर ये नहीं पता था कि प्रोटॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। बस ये माना था कि वो, इससे पहले जैसे थॉमसन ने बोला था कि बस कहीं ना कहीं उसने बोल दिया था कि पूरे में प्रोटॉन वगैरह फैले हुए हैं और बीच में जैसे बीज होते हैं अपने तरबूज में, वैसे जगह 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 पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात कही गई थी अब तक। पर ये बात जब आगे देखा गया रदरफोर्ड मॉडल को, वो किसी ना किसी तरीके से वो मॉडल फेल हो गया, और फिर रदरफोर्ड मॉडल। तो जब थॉमसन का मॉडल फेल कैसे हुआ, वो चीज रदरफोर्ड मॉडल से पता लग गया। रदरफोर्ड मॉडल जब दिया गया था तो इसी मॉडल ने ये प्रूव किया कि जो पहले वाला मॉडल है वो रॉन्ग है और ये राइट है। इवन इसको भी बाद में बहुत से तरीकों से इसको भी फेल करने की कोशिश की गई, बट ये वन ऑफ द ऑथेंटिकेट मॉडल है जहाँ से अपन को जो स्टार्टिक विकास होना स्टार्ट होता है, क्या परमाणु है, उसकी रियल बात पता चलती। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले इसमें रदरफोर्ड थे और इनके दो स्टूडेंट थे। उन तीनों लोगों ने मिलकर एक गोल्ड फॉइल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, स्वर्ण पन्नी प्रयोग। तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली। अब जो ये पन्नी ली, इसकी मोटाई कितनी थी पता है? इसकी लगभग मोटाई बताते हैं कि 100 नैनोमीटर, बोले तो 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर 10⁻⁻9। तो इतनी बारीक पन्नी ली, एकदम बारीक। अपने जो नोटबुक का पेज आता है उससे भी बहुत ज्यादा बारीक थी, उससे भी लगभग 100 गुना के आसपास बारीक थी। तो इस पन्नी को ली और इसको एक ऐसे फ्रेम में लगाया और इस पे अल्फा पार्टिकल्स की पहचान की। तो उन्होंने क्या माना कि जैसे अपन ने ये किया, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो लगभग किसी भी चीज को पेनिट्रेट करके उसके अंदर से निकल सकते हैं। तो इन्होंने क्या माना कि अपन देखते हैं कि अगर रियल में जैसे थॉमसन सर ने कहा है कि वैसा ही है अगर परमाणु, तो क्या होगा, हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, पूरे के पूरे निकल के अपन को पीछे प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए क्या किया है, कैसे अपन को पता चले, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स तो जैसे अपन ने बताया था कि जो परमाणु होता है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर की रेंज होती है। तो ये बात थी, तो ये होती है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4 2 प्लस, मतलब हीलियम का एक परमाणु है, उसके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो अपन को क्या मिलता है, एक अल्फा पार्टिकल मिलता है। तो अल्फा पार्टिकल है, उसके उसको जब वो एक हाई एनर्जी के साथ, यानी उसको कैसे ना कैसी चीज से त्वरित किया गया और उसको हाई एनर्जी पे लाया गया। तो हाई एनर्जी पार्टिकल जब इतनी बारीक पन्नी से टकराएंगे तो वो क्या होंगे, उसके अंदर से आर पार्टिकल जाएंगे, तो वो उसके पार करके जाएंगे कहाँ, ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो अपन ने पीछे विसर्जन तरीका प्रयोग में देखा था, वही तरीका यहाँ अपनाया। उन्होंने क्या किया, जेडएनएस, जिंक सल्फाइड की एक ऐसे प्लेट ली और वो ऐसे लगाई और उस पे इन्होंने उसको प्राप्त किया।
अब यही चीज अपन आगे देखते हैं कि ये इन्होंने कैसे की। तो इसको सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए अपन को 3-4 चीजें चाहिए। वो क्या थी जो उन्होंने यूज की? उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जो अल्फा पार्टिकल्स की था, और फिर उसको एक लेड के डब्बे में बंद कर दिया। लेड में डब्बे में क्यों बंद किया? क्योंकि लेड की प्रॉपर्टी होती है वो रेडिएशन को सोख लेता है, वो अल्फा पार्टिकल हो गामा पार्टिकल्स हो वो इनको क्या करेगा, सोख लेता है। इसलिए लेड का प्रयोग जो अपने ये रिएक्टर्स होते हैं जहाँ न्यूट्रॉन्स वगैरह, कंट्रोल बोर्ड, बेरियम वगैरह वो सब यूज करते हैं, वो भी यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, शील्ड करते हैं उनको। ह्यूमन शील्डिंग में भी यूज होता है कि जैसे रिएक्टर से बचाने के लिए ये लेड वगैरह इनका यूज होता है। तो ऐसा होता है, इसके अंदर रखा इनको और फिर बाद में इसके अंदर से बाहर निकाला एक किरण। फिर बाद में क्या किया इनको, इन कणों को अपन को एक लोहे सॉरी गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी में, बहुत पतली सी पन्नी है गोल्ड फॉइल, 10 टू द पावर या फिर 100 नैनोमीटर की। इसको ऐसे रखा, इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ उन्होंने एक ऐसा एक प्लेट लगा दी गोला, मतलब यहाँ पे सोर्स रखा, उसके अंदर जैसे छेद कर दिया जिससे ही, फिर ऐसे गोल्ड की प्लेट रखी और उसके चारों तरफ ऐसे वो एक गोल्ड फॉइल लगा दी। यानी जैसे जैसे आ रही है रखा, यहाँ से आ रही है तो फिर ऐसे चारों तरफ ऐसे कर दी, और बीच में जैसे ये फॉइल है ऐसे गोल्ड की पन्नी लगा दी, एक ऐसे पन्नी लगा दी गोल्ड की, तो यहाँ से उसको आएंगी तो उसके अंदर से निकल के आएंगी, तो दोनों लेके ऐसे जैसे ये हाथ है दोनों मेरे ऐसे पूरा का पूरा एक पन्नी लगा दी। तो जब ये इससे टकराए और फिर ये क्या होंगे, ये जेडनेस है इन सब इसके ऊपर गिरेंगे, तो ये जहाँ पे भी अल्फा कण टकराएंगे वहाँ पे क्या होगी, अपन को पतली स्फूर्ति या फिर चमक दिखेगी, जैसे तारों की तरह चमकता हुआ दिखेगा कुछ सेकंड के लिए। तो उससे अपन को पता लगा कि हाँ भाई अल्फा कण है और यहाँ पे आके टकरा। तो उन्होंने क्या मांगा, इससे पहले क्या बोला था कि थॉमसन ने क्या बोला था कि ऐसा अपने पास होता है तो इससे टकराएगा पूरा, क्योंकि ऐसे पूरा ही होता है भरा, इसके अंदर से निकल जाएगा सीधा सीधा। और ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं तो ये ना तो किसी चीज को बहुत ज्यादा विक्षेपित करेंगे ना कुछ और करेंगे, वो सीधे के सीधे चले जाएंगे। ये बात तो उन्होंने सोची, परंतु रियल में क्या हुआ, यहाँ पे जब उन्होंने इस प्रयोग को किया तो 3 चीज हुई। जैसे ये होता है, इसमें जो 3 चीज हुई वो इस प्रयोग के परिणाम क्या हुए, यानी 3 चीज इससे हुई। 90% के आसपास सारे के सारे सीधे निकले, 90% अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए बिना उस पर विक्षेपित हुए अपन को उस पर चले गए। बाद में 4 से 5% ऐसे हुए ज़्यादा, बाकी जैसे 90 to 95% बोलते हैं इसको, तो लगभग 5% थे वो क्या हुए, वो अपने पाथ से विचलित हो गए, जो अपने पाथ है उससे विचलित हो गए, विचलित या विक्षेपित हो गए। मतलब कि इसको जैसे अपन थोड़ा इसको थोड़ा इजीली देखें, इससे थोड़ा वो इजी समझना कि छोटा बनाते हैं थोड़ा इस प्लेट को। जैसे ये प्लेट है 90% तो ऐसे सीधे ही सीधे निकल गए, जैसे यहाँ से यहाँ पे पता होगा, जैसे अपन जैसे 100 दिए यहाँ से 90 to 95 तो अपन को सीधे मिल गए। कुछ हुए क्या हुए, वो यहाँ पे ऐसे चले गए, और बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, या फिर ये बोला जाता है 1 in 20,000, मतलब लगभग 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल, ये जैसे एक अल्फा पार्टिकल गन की तरह काम कर रही है, पूरा सिस्टम ऐसे बना के कि लगभग अगर 20 से 30,000 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकले, उनमें से एक ये हुआ कि वो एकदम परिवर्तित होकर सोर्स में चला, परिवर्तित वो होता है परिवर्तित हो गया, मतलब लगभग 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था वो वापस यहाँ चला गया। तो ये चीज एकदम जैसे कि सोची गई थी उस टाइम में उसके एग्जैक्ट अपोजिट थी। उन्होंने सोचा था कि लगभग सारे, क्योंकि हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं तो अगर थोड़ा बहुत फोर्स अगर लगा भी तो वो इसको इतना डेविएट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज
ये परिणाम देख के अपन को ये पता चला कि थॉमसन का मॉडल गलत है। तो अगर बोलेंगे थॉमसन मॉडल को गलत किस चीज ने साबित किया, तो रदरफोर्ड की स्वर्ण पंजी प्रयोग ने थॉमसन के एटॉमिक जो परमाणु मॉडल था उसको गलत कर दिया है, फिर फेल कर दिया। तो अब बाद में उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन लोगों ने इस चीज को जो अपन ने इस प्रयोग में प्राप्त हुआ उस चीज को देखते हुए कुछ नए इस मॉडल की कुछ नई अवधारणाएं दी। अब अपन उन अवधारणा को देखते हैं। उन अवधारणा को देखने से पहले फिर देख लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे ये हुआ कि लगभग 90% अपने को सीधे निकल गए, मतलब लगभग परमाणु का पार्ट उनको लगा कि खाली है। उन्होंने क्या सोचा कि लगभग परमाणु का पार्ट खाली है, ओनली बहुत ही कम ऐसे थे जो विचलित हो गए, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट हो गए। एक इतना हाई एनर्जी पार्टिकल अगर अपने पाथ से डेविएट हुआ है, इसका मीनिंग उस चीज को किसी भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने रिपल किया है, मतलब कि वो किसी भी ऐसा उसके अपोजिट वो प्रतिकर्षण का बल लगा है कि उसने उस चीज को अपने पाथ से हटा दिया। तो अल्फा पार्टिकल अपने देखा था कि क्या होते हैं, 2 हीलियम 4 2+, मतलब इस चीज को कौन सा आवेश प्रतिकर्षित करेगा, मतलब रिपल करेगा। इसको ऋण आवेश तो रिपल नहीं करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो क्या करेगा, इसको उल्टा अपने पास आकर्षित करेगा, परंतु ये प्रतिकर्षित हुए, रिपल हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर उस चीज ने इसको रिपल किया। तो अब जिस चीज ने इसको रिपल किया वो क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स है, मतलब परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो एक जगह है, ऐसे संयुक्त है, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, एकदम पास है। और उस चीज को और ज्यादा प्रबलता से किस चीज ने प्रयोग ने किया, वो थी कि जो ये है 1 in 20,000, लगभग 20 से 30,000 में से एक अणु ऐसा था, जो एक कण ऐसा था अल्फा पार्टिकल का, वो जिस पाथ से गया उस पे वापस आया। इसका मतलब वो किसी बहुत ज्यादा बाहर वाली चीज से टकराया है और तभी वापस आया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हाई पार्टिकल होते हैं, तो वो अगर किसी छोटी मोटी चीज से टकराते तो या तो डेविएट हो जाते थोड़े बहुत, या फिर बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाते, परंतु वो एग्जैक्ट ही उल्टा आ गया, मतलब वो किसी भी बहुत ज्यादा ठोस और एक जगह पे बहुत ज्यादा घनत्व वाली किसी चीज सॉलिड चीज से टकराया है। अगर बहुत सॉलिड नहीं होती वो, अगर उसका घनत्व कम होता तो वो आर पार निकल जाती। इसका मीनिंग कि जब वो किसी चीज से टकराया है तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, वो बहुत छोटे आकार, लेकिन ये पता है कि ये परमाणु की बात कर रहे हैं। तो इस चीज ने अपन को ये इस बात पे पहुंचा है कि परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, तो उन्होंने एक नई धारणा दी कि इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान एक जगह है, वो बहुत ज्यादा ऐसे संकुचित है, मतलब एक ही जगह पे है जिसकी घनत्व बहुत ज्यादा है, एकदम बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ पैक्ड है, प्लस वो पैक्ड है उसी पे सारा का सारा आवेश है, क्योंकि जो विचलित हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको बहुत हाई रिपल फोर्स लगा है, मतलब बहुत ज्यादा उस पर प्रतिकर्षण लगा है, इसका मतलब वो एक ही जगह पे है पूरा। तो ये और इसी चीज को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। तो यहाँ तक अपन को प्रोटॉन का नाम पता था, इलेक्ट्रॉन का पता था, बट ये नहीं पता कि प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं। परंतु रदरफोर्ड ने ये बताया कि प्रोटॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पाया जाएगा, नाभिक में। और उसी चीज को और वहीं पे वो पूरा का पूरा उसका चीज एकदम संकुचित होगी। प्लस ये भी बताया गया कि जो ये नाभिक है ये बहुत ज्यादा संकुचित है, मतलब बहुत छोटी जगह है। तो उन्होंने ये भी बताया कि तब तक ये बोला जाता है कि परमाणु की जो है त्रिज्या वो होती है 10⁻⁻10 की कोटि की, परंतु उसके नाभिक की त्रिज्या है 10⁻⁻15 के मीटर कोटि की। तो यह बात नहीं है कि उसकी जो नाभिक है उसकी त्रिज्या है परमाणु के गुणा में लगभग 10⁵ गुना कम। इस चीज का सीधा मतलब ये है, अगर अगर अपन नाभिक को इतना छोटा भी माने तो ये लगभग 1 या 2-3 mm का हो गया, तो ये 3 mm का हो गया, तो वो कितना होगा, 3 × 10⁵ mm, मतलब 300 मीटर। अगर ये 3 mm डायमीटर का है तो वो 300 मीटर डायमीटर का होगा। तो सोच सकते हो 300 मीटर कितना बड़ा होता है, मतलब परमाणु के नाभिक और उसकी पूरा आकार में इतना ज्यादा फर्क होता है। अगर अपन 5 से 6 सेंटीमीटर की एक जो बॉल आती है क्रिकेट की अपनी, जिसका डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर ही मिल जाता है, उसको अगर नाभिक माने तो 5 से 10 किलोमीटर का हो जाएगा टोटल परमाणु का आकार। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्क है नाभिक और परमाणु की त्रिज्याओं में। और इसी चीज से उन्होंने बाद में सोचा कि भाई सारा का सारा आवेश एक जगह है,
तो उन्होंने एक नई अवधारणा दी, उस चीज का उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया, बस उन्होंने मतलब दिमाग तो लगाया बट अपन बोल सकते हैं कि उसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बट उन्होंने किस थ्योरी दी, जैसे आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उन्होंने इतना नहीं पता था पहले बट थ्योरी तो दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अभी कोई प्रूफ नहीं कर पाए हैं। ब्लैक होल्स के बारे में थ्योरी दी गई थी जो बाद में अभी चल के प्रूफ हो रही कि हाँ भाई ब्लैक होल होते हैं। तो उन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, जो ये चीज है अपनी जहाँ पे सारा का सारा अपना द्रव्यमान है एक जगह स्थित, उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर में इस तरह से चक्कर काटते हैं जिस तरह से अपना सौर मंडल है में ग्रह सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो उन्होंने सूर्य वाला, क्योंकि तब तक सूर्य ग्रह इनके चक्कर कैसे काटते हैं, ये सारी चीजें, ग्रेविटी, इन सब के बारे में पता लग चुका था कि कैसे ग्रेविटेशनल बल, गुरुत्वाकर्षण बल काम करते हैं। मतलब उस टाइम तक जो क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो पूरी आ चुकी थी। तो उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके ये चीज बताई कि जो ये सन है वो तो नाभिक की तरह काम कर रहा है और वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से घूम रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने मैथमेटिकल रूप पे इस चीज को प्रूव किया, पर ये चीज आगे चल के फेल हो गई। और इसी चीज के बाद में आगे पता लगा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकल पे घूमते हैं, कुछ और होता है। तो ये चीज आगे चल के फेल हो गई, जिस चीज को ये भी बोला जाता है कि इसके जो रदरफोर्ड मॉडल है इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी अपन क्या लिखेंगे, ये तीन चीज तो अपन को इसके प्रयोग से जो परिणाम मिले वो है रिजल्ट। अब इन रिजल्ट पे अपन उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, तो ये रिजल्ट देख लो, ये लिख लो, और फिर आगे अपन ये लिखेंगे कि इस प्रयोग से उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्या क्या निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष या फिर क्या क्या इस चीज से उन्होंने ये निकाले कि हाँ भाई ये चीजें प्राप्त हैं। तो इस चीज से है ना, तो क्या क्या अपन को ये निकाले निष्कर्ष, वो ये था, एक तो ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश आकार रिक्त होता है, या अधिकांश भाग रिक्त। मतलब कि परमाणु होता है, अपन ने देखा ना कि मोस्टली तो सीधे निकल के कुछ कुछ ही हो रहे हैं विक्षेपित तो इस चीज ने क्या बोला कि जो परमाणु उसका मैक्सिमम आकार रिक्त होता है और पूरा का पूरा द्रव्यमान एक ही जगह पे होता है, उसका जो संकुचित होता है मध्य के अंदर। तो ये बात पता रहनी है अपन को। तो फर्स्ट चीज क्या होगी, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। और बाद में दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि इस चीज से ये कि बहुत ही कुछ ही कण, जो अपने कुछ ही कण अपने पथ से विचलित हुए। मतलब कुछ ही पदार्थ, कुछ ही कण अपने अपने जो पथ है उससे विचलित हुए। तो ये चीज ने क्या ये यानी इस चीज ने क्या प्रूव किया, तो ये चीज बोलती है कि इन इसका मतलब कि अल्फा कणों में अत्यधिक प्रतिकर्षण बल का सामना किया। मतलब तो उन्होंने अत्यधिक प्रतिकर्षण बल का सामना किया, इसका मतलब इस चीज से क्या हुआ कि आवेश एक जगह पर संकुचित या एकत्रित है। मतलब आवेश एक जगह पे है, पूरा का पूरा वो एक ही जगह पे संकुचित है या रखा हुआ है, पूरा का पूरा जो आवेश था इसके अंदर, और वो उसके अकॉर्डिंग बटा हुआ नहीं है। और इसी चीज ने थॉमसन मॉडल को फेल किया। तो
इस चीज के कारण थॉमसन का जो मॉडल है, जैसे थॉमसन का, वो फेल हो गया कि ऐसा नहीं होता है। और इन्होंने बाद में गणना करके क्या होता है, इसी चीज की गणना करके इस चीज में होता है कि परमाणु का आयतन नाभिक से बहुत अधिक होता है, या फिर नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से बहुत कम होता है। मतलब यहाँ पे परमाणु का आयतन, ये परमाणु है, इसका आयतन बहुत ज्यादा बड़ा है नाभिक से। क्या चीज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, आयतन की। कि जो परमाणु है उसका आयतन नाभिक के आयतन से बहुत ज्यादा है, तो ये बात यहीं से अपन को पता चली। और इन्होंने गणना करके बताया कि इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की है, 10⁻⁻10 की ऑर्डर की है। तो इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की है, ऑर्डर की। तो ये तीन चीज पता लगी तथा अपन को और यहाँ से क्या पता लगा कि जो एक कण अपने पास से चला गया, इसने बताया कि द्रव्यमान भी पूरे के पूरे इसका एक ही जगह पर संकुचित होता है। तो ये चीज भी अपन को यहीं से पता लगी। तो फिर ये चीज अपन को इस चीज से अपन को निष्कर्ष निकालने। अब इन्हीं निष्कर्षों के आधार पे अपन उस परमाणु मॉडल को लिखते हैं। इन निष्कर्ष निकले, इस निष्कर्ष के आधार पे उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल दिया। तो अब देखना, रदरफोर्ड मॉडल है, उसमें दो पॉइंट दिए गए। वो तो निष्कर्ष थे उन्हीं निष्कर्षों के आधार पे उन्होंने मॉडल दिया, जो अपने एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। क्योंकि अपन को एग्जैक्ट वो भी पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है। तो उसमें क्या दे रखा है कि परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। कि परमाणु का धनावेश एवं, जो अपने निष्कर्ष थे उन्हीं को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि परमाणु का धनावेश एवं द्रव्यमान धनावेश एवं अधिकांश द्रव्यमान उसके मध्य में केंद्रित होता है। अति अल्प भाग में केंद्रित होता है। जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक दिया, नाभिक का नाभिक नाम दिया। तो मतलब जो सेंटर होता है परमाणु का, उसी चीज को अपन ने क्या बोला, नाभिक, कि ये इसका सेंटर है, जिसे हमने नाभिक कहा है। और बाद में और जो उसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक वर्ताकार पथ में, जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, वे तेजी से घूमते हैं। क्या कहा गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में अत्यधिक वेग से घूमते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो वर्ताकार कक्षा में घूमते हैं और बहुत तेजी से, सीधे नाभिक है और ये इसके चारों तरफ घूमते हैं, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। और इन कक्षकों को ऑर्बिट कहा गया है।
इस वर्ताकार कक्षा को इस वर्ताकार पथ को कक्षा या फिर ऑर्बिट कहा गया। तो क्या पता लगा कि यहाँ से इन्होंने ऑर्बिट जो कक्षा होती है वो नाम भी इन्होंने दिया और नाभिक के दो नाम इन्होंने दिए। तो यहाँ तक अपन को क्या पता लगा कि परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल है ये दो चीज, इस चीज को उन्होंने प्रूव किया था, पर इसका वो पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं दे पाए थे। और अभी अपन आगे देखेंगे कि ये जो रदरफोर्ड का है जो सेकंड स्टेटमेंट है रदरफोर्ड मॉडल, ये भी फेल हो गया था। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, वो फेल नहीं हुआ था, वो ऐसे ही रहेगा, बट जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो आगे चल के फेल हो गया था। तो अब देखेंगे अपन कि रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ या फिर रदरफोर्ड में क्या प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक अपन ने देखा रदरफोर्ड मॉडल क्या था, क्या अपन ने इसके निष्कर्ष निकाले, क्या क्या इसमें प्रयोग किया अपन, वो सारा पार्ट अपन ने देख लिया। अभी आगे अपन क्या देखेंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर्स क्या थे। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या दोष थे। अब देखना रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम उसी वे में घूमते हैं जिस वे में प्लेनेट घूमते हैं। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को प्लेनेट से कंपेयर किया और जो न्यूक्लियस होता है नाभिक उसको उन्होंने सन से किया। तो इन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो मान लिया प्लेनेट, अगर अपन अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं तो अपन को ये पता लगता है कि अपना टोटल सोलर सिस्टम का लगभग 99%, 99.89 के आसपास है, लगभग 99.9% से भी ज़्यादा मास सन के पास है। ओनली 0.1%, 0.1 से भी कम परसेंट द्रव्यमान है वो उसके चारों तरफ फैला हुआ है। तो ये बात अपन को, यही काम यहाँ पे होता है नाभिक में, नाभिक परमाणु में कि मैक्सिमम द्रव्यमान नाभिक पे होता है, बाकी बहुत कम इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, लगभग एक नाभिक का मतलब जो प्रोटॉन होता है उसका लगभग 1/1837 पार्ट द्रव्यमान होता है। वो एकदम नेग्लिजिबल मान सकते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये चीज देखी और फिर उन्होंने इस चीज को जो अपनी क्लासिकल काइनेमेटिक्स थी उस चीज के साथ इन्होंने कंपेयर किया कि वहाँ पे यहाँ पे क्या होता था, अपने पास कौन सा फोर्स होता था। तो यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया और यहाँ पे क्या फोर्स लगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G(m(r)(2)/r², ये होता है K(q1q2)/r²। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये दोनों चीजें भी लगभग सेम है। तो यहाँ तक तो उनकी चीजें सही बैठ रही थी, उन्होंने सही बैठाया। तो उन्होंने इस चीज को इस तरह से कंपेयर किया और फिर बताया कि भाई ये चीज और ये चीज देखो सारी मिल रही है, तो वो इसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि द्रव्यमान का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, वो बल का पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो घूमने का पैटर्न है वो भी ये पैटर्न फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मिल रही है, तो भौतिकी तो चेंज नहीं होगी ना। परंतु यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, वो थी मैक्सवेल का दिया गया एक दी गई एक अवधारणा जो सही है, जो अभी भी सही है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्वरण रहेगा किसी इलेक्ट्रॉन के पास, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए बोला जाता है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो वो पदार्थ कुछ ऊर्जा जो EMP जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनके रूप में कंटिन्यूसली निकालता रहे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, तो इन्होंने क्या बोला, वर्ताकार पथ में घूमेगा। बस यही गलती थी इसकी सबसे बड़ी कि ये वृत्ताकार पथ में घूमेगा, जो बात आगे चल के गलत हो गई। ये यहाँ पे भी गलत हो गई थी तो यहाँ भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ भी गलत हो गया कि भाई वृत्ताकार नहीं हो तो परवलयाकार इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूमते हैं ना ये अपने जो ग्रह वो भी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल पे नहीं घूमेंगे तो एक्सीलरेशन भी एक्सीलरेट हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो मतलब क्या होगा ये अवधारणा फेल हो गई। तो अब देखना ये अवधारणा फेल क्यों हो गई, क्योंकि अगर कोई भी पदार्थ यानी कोई भी आवेश है वो किसी चीज के चारों तरफ घूम रहा है, अगर वो मान लो इसकी वेग कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेग इसको मैं ये बोला गया,
परंतु यहाँ पे ये होता है कि mv² लगता रहता है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी अगर वेग चेंज हो रहा है, यहाँ पे चाल तो कांस्टेंट है। जैसे ये टॉपिक के बाद में अपन जैसे भौतिकी में पढ़ते हैं ना कि चाल और वेग दो चीज होती है। तो चाल क्या करती है, चाल तो अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। तो यहाँ पे देखना चाल की दिशा बदल रही है ना हर जगह, मतलब वेग चेंज हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है तो उस पर एक त्वरण है, वो mv² हो रहा। तो ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पे एक क्या होगा, त्वरण होगा। ये त्वरण होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर त्वरण होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, इसको EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब निकालनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली रेडिएशन निकालना पड़ेगा, EMW रेडिएशन देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये बात मैक्सवेल ने कही थी। तो मैक्सवेल के रूल के अकॉर्डिंग तो इसको ये देना पड़ेगा। तो ये अपना आवेश छोड़ेगा, आवेश कम होगा तो क्या होगा, इसका त्वरण कम होगा, त्वरण कम होगा तो ये अपनी कक्षाएं चेंज करेगा, ये अपनी कक्षा चेंज करेगा तो ये ऐसे घूमता जाएगा। क्योंकि ये देखना त्वरण कम होगा तो वेग कम होगा, तो वेग कम होगा तो mv² बोला जाए, इसको उसी बल में रखने के लिए क्या होगा, त्रिज्या कम करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, ये धीरे 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 जाके इसके नाभिक में मिल जाएगा। तो इन्होंने कैलकुलेशन, साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन करके पता लगा कि ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगा। अगर इस चीज को अगर फॉलो करें तो 10⁻⁻8 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक में गिर जाएंगे। मतलब कि जो परमाणु, नाभिक, ये सारी चीजें जो जो बात की है वो 10⁻⁸ सेकेंड से कम टाइम के लिए वैलिड है। परंतु रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं है, अनंत काल से लाइक इन्फिनिटी टाइम हो गया, इवन 5 to 6 बिलियन ईयर तो अर्थ को, सन को बने हो गए, तो उस टाइम से तो रह रहा है, ट्रिलियन बिलियंस ऑफ ईयर हो गए टोटल अपने बिग बैंग को हुए, और सारी चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, एटम्स हैं, सारी चीज़ें, एलिमेंट्स हैं। तो ये सारा का सारा ये चीज़ गलत हो गई। तो इस चीज़ ने रदरफोर्ड मॉडल को फेल कर दिया, और आगे चल के नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे जो इस चीज़ को जस्टिफाई करेगा कि ये चीज़ कैसे से हुई। तो इस चीज़ ने रदरफोर्ड मॉडल को फेल कर दिया। और ना ही ये बात बता पाया, तो एक चीज तो ये फेल होगी, प्लस ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस विन्यास में होंगे तथा उनकी ऊर्जा क्या होगी। लेकिन ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ पाए जाते हैं वो किस विन्यास में होंगे तथा उनकी ऊर्जा क्या होगी। तो ये दो चीज हैं जो रदरफोर्ड मॉडल को फेल करती हैं। तो एक तो ये चीज होगी, तो दूसरा दोष तो ये हो गया, पहला दोष ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही पाया जाएगा रदरफोर्ड मॉडल को फॉलो करेंगे तो। और दूसरा कि इन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तथा, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कैसे उनकी कक्षा। उन्होंने बोल तो दिया कि भाई ये कक्षा होगी, पर वो कक्षा होगी क्या, कैसे अपन डिसाइड करेंगे, कहाँ पे वो पाई जाएगी, क्या उस कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ये सारी चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाए। तो इस कारण से उनका जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल हो गया। तो ये दो चीज अपन को पता होनी चाहिए, रदरफोर्ड मॉडल फेल हो चुका है। सो आज अपन ने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल क्या है और रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या दोष हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, जो नील्स बोर का नेक्स्ट मॉडल है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन को ये सारी चीजें याद रखनी है, और आगे वाले क्लास में अपन अप्लाई करेंगे कि नील्स बोर ने क्या क्या कैसे फेल हुई, कुछ और थोड़ा बहुत देखेंगे इनके बारे में, नील्स बोर के साथ इस मॉडल को कंपेयर भी करेंगे। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।